राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग। मैं तुरंत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन चैनल साइंस बोलता हूं आई एम परफेक्ट सर पे। तो अभी तक आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको सिंपल चीजें बताई थी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और चार्ज और मास में क्या रिलेशनशिप या डिफरेंट सिमिलरिटीज आप बोल सकते हो। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे विच इज कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हमें उसके फॉर्मूले से उसे समझना होगा। फॉर्मूला अगर मैं आपको बात करूं तो फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का क्या होता है, ये देखिए। फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये है क्या, देखो अगर हम दो चार्जेस लेते हैं, चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस लेते हैं, ठीक है। पहले चार्ज का हम Q1 मान लेते हैं चार्ज और दूसरे चार्ज को हम Q2 मान लेते हैं। ये A है, ये B है और दोनों पे चार्ज Q1 और Q2 है, ठीक है। अब अगर हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, ठीक है, अगर हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब इस फॉर्मूले में कूलम्ब भाई साहब ने क्या क्या बात करी वो जान लेते हैं। देखो, कूलम्ब ने बोला कि जो फोर्स है, कूलम्ब ने क्या बोला कि जब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से। मतलब जब आप दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करोगे तो अगर वो बढ़ेगा तो फोर्स भी आपका बढ़ेगा, और दो चार्जेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे अगर वो कम होगा तो आपका फोर्स भी कम होगा, ठीक है। पहली बात कूलम्ब ने ये कही। दूसरी बात कूलम्ब ने क्या कही, कूलम्ब ने दूसरी बात कही कि फोर्स जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर से। मतलब अब देखो ये दो चार्जेस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो इनके बीच का कोई डिस्टेंस भी तो है, कितनी दूरी पे रखे हैं वो इसका आर होता है, ठीक है। कूलम्ब ने क्या बोला कि आर का स्क्वायर, अगर आप आर को, एक मिनट, ठीक है, कूलम्ब ने क्या बोला, अगर आप आर को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आर का स्क्वायर कर दोगे, आर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो आपके फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इन दोनों बातों को अगर हम मिला दें तो क्या बात पता चलती है कि F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब रंजन सर ने, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। यहां पे कांस्टेंट क्या लगेगा, यहां पे कांस्टेंट लगेगा K, और ऐसे आपका ये फॉर्मूला आया था। क्या हुआ, दो चार्जेस थे, उन दोनों के बीच का हमें फोर्स निकालना था। फोर्स क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, यानी कि अगर आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था R स्क्वायर के, यानी कि रेडियस का स्क्वायर अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, रेडियस का स्क्वायर अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। जब हमने उन दोनों को साथ रखा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने K लगाया। अब इस K की एक वैल्यू होती है, देखो इस K की क्या वैल्यू होती है, इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 NM स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 9 NM स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 NM स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू होती है। अब देखो इस एक फॉर्मूले से ना हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें पता लगाते हैं। उसके लिए आपको पहले ये लिख लो, फिर मैं वो बताता हूं। देखो मैंने आपको बताया कि फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें आपके K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 NM स्क्वायर। अब कई बार ना आपको एक ऐसी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको निकालना होता है कि अगर हम दो चार्जेस को स्पेस में कहीं छोड़ दें तब उनका फोर्स क्या होगा। तो उसके लिए K की वैल्यू थोड़ी सी बदल जाती है। K की जगह पता है हम क्या रखते हैं, K की जगह हम 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो K की जगह हमने ये पूरा रख दिया। अब इसमें मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। देखो जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है आपका फ्री स्पेस में परमिटिविटी, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में जब आप दो चार्जेस को स्पेस में छोड़ दोगे और तब आपसे पूछा जाएगा कि इनके फोर्स क्या है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। और ज्यादातर आपके यही फॉर्मूला यूज करने के लिए आएगा, बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको सीधी सीधी वैल्यू दे दे, ठीक है, ज्यादातर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, अब वैल्यू तो होगी तभी तो पता लगा पाओगे ना।
वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, आई थिंक न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है। अब एक और बात देखो, क्वेश्चन कोई हलवा नहीं है। अब आप 12th में हो, ठीक है, आपको सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपसे जो चीजें आपको पता है वो दे दी और कर दिया। आपसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी पूछे जाएंगे। अब ट्रिकी कैसे, ये हमने कहा रखा था स्पेस में। अब आपको क्वेश्चन पता है कैसा मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा कि हमने दो चार्जेस को स्पेस में रखा जिसका फोर्स कुछ था। अब अगर हमने उन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे अगर हमने रख दिया पानी के अंदर या किसी लिक्विड उसके अंदर या किसी मीडियम के अंदर, तो फोर्स क्या होगा। देखो ये क्या था, फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन मीडियम पता है कैसे, फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इन मीडियम होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एम का मतलब क्या है यहाँ पे, मीडियम, और फिर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इससे मैं रिलेटेड और चीजें बताता हूं, जल्दी लिख लो ये। हाँ देखो मैंने क्या बताया, इससे आपके बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। एक और चीज, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाले, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाले यानी कि एफ वी अपॉन में एफ एम कर दे, एफ वी अपॉन में एफ एम कर दे, तो आप जब करोगे ना, देखो मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रेशियो निकालना तो सबको आता है यार। Q1 Q2 कट जाएंगे, आर स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, ठीक है। जब आप करोगे ना, अगर नहीं हो तो बता देना, मैं जरूर करूंगा, ठीक है। जब आप निकालोगे तो आपका ऐसा आएगा, समझ रहे हो। मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि आपको कभी भी निकालने के लिए नहीं बोलता, ये आपसे सीधा क्वेश्चन दे देता है और आपको बोलता है करो क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ बी अपॉन में एफ एम क्या होता है आपका, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये जब निकल जाता है तो इसको पता है क्या बोलते हैं, ई आर। ई आर पता है क्या होता है आपका, ई आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए बोले, परमिटिविटी निकालने के लिए बोले, और आपको फोर्स वैक्यूम में दे रखा है और फोर्स इन मीडियम दे रखा है, तो आप सीधा निकाल सकते हो ई आर। और एक और चीज, ई आर और इसको एक और चीज, एक और नाम से जानते हैं, पता है क्या। और अब आप बोलोगे यार ये तो के ये वाला है, कहां गया ये, नहीं, ये के और ये के अलग अलग होता है। देखो ये के आपका कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये के पता है क्या है आपका, ये आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देंगे, आपको एफएम दे देंगे, आपको एफ बी निकालना है। कैसे निकालोगे, एफ वी एफ एम इज इक्वल टू के दे रखा है, ठीक है, एफ बी निकालना है, ऐसे कर दो, है ना, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, सिंपल है। देखो अगर मैं नीट की बात करूं ना, नीट में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जेई तो जेई है जेई तो जेई है, जेई जी है, ठीक है। देखो मैं किसी की भी बेइज्जती नहीं करता, मैं रंजन सर जैसा नहीं हूं कि अगर जेई मुझे अच्छा लगता है तो नीट की बेइज्जती कर दूं, नीट अच्छा लगता है तो इसकी, सब है मेरे लिए एक जैसे, यूपीएससी आर्ट सब, ठीक है। देखो नीट क्या है, नीट थोड़ा सा इजी होता है। क्यों इजी होता है, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको मिला के दे देंगे, लेकिन सब में आपका फॉर्मूला रहेगा दैट आंसर, फॉर्मूला रहेगा दैट आंसर, ठीक है। बस बच्चे को समझना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आ सकते हैं, जैसे दो चार्जेस दे दिया आपको, उनका फोर्स दे दिया वैक्यूम में, अब आपको उनका फोर्स मीडियम में निकालना है और आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो निकाल लोगे, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब हमारा बात है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी हो। तो वो कैसे होगा, वो हम अब बात करते हैं, ये लिख लो। ये अब स्टार्ट करते हैं अपना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हाँ थोड़ा आपकी स्क्रीन आज हिल रही होगी, है ना, अभी हिलने लग गई होगी, वो हवा से हिल रही है, भूत वूत नहीं है, ठीक है। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो अभी हमने देखा कि कूलम लॉ कैसे डिराइव हुआ था, क्या आया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर कूलम लॉ आपका आया, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में हमें इसे लिखना है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या होगा, पहले हमें वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म को समझना पड़ेगा कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। देखो 11th क्लास में या उससे पहले 9th क्लास में
वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ा था। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, तो करते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, एक मिनट यार, ये मत कहना कि तुम्हें मैग्नीट्यूड नहीं पता क्या होता है। छोटी बाची हो गया, इतना नहीं पता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। हाँ, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड पता होकर भी ना पता होने जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम। चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लो कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो। ठीक है, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो समझ लो। मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपने उसे बहुत कूटा। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, उसने आपको कूटा है, लेकिन हम आपका वाला ही लेते हैं। ठीक है, मान लो आपने उसे बहुत कूटा। ठीक है, और अब आप अपने दोस्तों में तारीफ कर रहे हो कि यार मैंने उसे इतना मारा, बहुत मारा, मतलब बहुत ही मारा। आपके दोस्त तो खुश हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे यार तूने मारा कितना। ठीक है, तो उस सिचुएशन को बताने के लिए आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड का यूज करोगे। आप उन्हें क्वांटिटी बताओगे कि मैंने उसे कितना मारा, मैंने उसे 2 घुसे मारे, 3 घुसे मारे, 3 लाते मारी, जो भी मारा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का बताता है सिंपली ऐसी चीजों की क्वांटिटी बताता है जिनको हम सिंपली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वो होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, तो अगर एक डायग्राम से समझते हैं पहले। मान लो हमारे पास 2 चार्जेस थे। ठीक है, ये है Q1, ये है Q2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R²। ठीक है, यही कहता है ना। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है? F = KQ1Q2/R²। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला कि डायरेक्शन होना चाहिए, तो डायरेक्शन होने के लिए आप क्या करोगे? डायरेक्शन होने के लिए क्या करोगे? देखो, Q1 है, Q2 है, मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, वो हमें अभी नहीं देखना। ठीक है, तो मान लो ये दोनों अभी पॉजिटिव है, चलो मान लेते हैं पॉजिटिव है। और हमेशा याद रखना हम पॉइंट चार्ज लेते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा चार्ज, इसमें हम ज्यादातर चार्जेस ऐसे लेंगे जो पॉइंट होंगे, यानी कि बहुत ही छोटे। और पॉइंट चार्जेस हमेशा प्लस में माने जाते हैं। तो मान लो दोनों ही प्लस चार्जेस है, तो ये वाला चार्ज इसे यहां पे धकेलेगा, है ना, और ये वाला चार्ज इसे यहां पे धकेलेगा। ठीक है, मान लो ये हमारा 1 है, चार्ज 1 है, ओवर 2 है, मानना गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 11th क्लास से, अगर आप थोड़ा कर पाए कोऑर्डिनेशन, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि अगर हमें Q1 पे फोर्स निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12, यानी कि फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, है ना। और ऐसे अगर हमें Q2 पे निकालना तो क्या लिखेंगे? F21, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर फोर्स यहां पे लग रहा है, ठीक है, अगर फोर्स का डायरेक्शन इसका इधर को है, इसका इधर को है, तो डिस्टेंस का भी डायरेक्शन होगा, है ना। इसमें क्या होगा? देखो, इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? R1 माइनस R2, और वेक्टर में लिख देते हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के लिए एक और चीज करते हैं, पता है आपको? यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगाते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। ठीक है, तो इसी को हमने और खोल दिया है, इसको हमने खोल दिया। कैसे? ये पूरे के लिए है, R आपका पूरे डिस्टेंस के लिए। अगर हम इतना डिस्टेंस लेंगे इधर की तरफ जाता हुआ तो क्या लेंगे? R1 माइनस R2, है ना, R1 माइनस R2 लेंगे। सिंपल सी बात है ना, R1 माइनस R2 लेंगे। और अगर इधर को जाते हुए लेंगे तो इधर से इधर को लेंगे R2 माइनस R1। ये तो सिंपल सी बात है, और वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, इनके ऊपर भी ये लगा दो। अब अगर मैं एक का निकाल दूं तो दूसरे का भी सिमिलर ही आएगा, सिमिलर ही आएगा ना। तो मान लो कि मैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2 ये निकाल रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब नया इसका फॉर्मूला बनेगा KQ1Q2/R का मॉड। यही बनेगा R का मॉड, यही बनेगा ना, R का मॉड। और अब मैंने आपको बोला कि हमें डिस्टेंस मतलब जो डायरेक्शन है वो भी लेना है। डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्शन कैसे है आपका? R1 माइनस R2 वेक्टर, है ना, R1 माइनस R2 वेक्टर। या तो ऐसे करो, इसमें मॉड अभी मत लगाओ, अभी मजा आएगा, रुक जाओ। ठीक है, अभी मॉड मत लगाओ। ठीक है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2। अच्छा, अब ये कौन सी क्वांटिटी हुई? देखो, इसके पास डायरेक्शन है, सुनाई दे रहा है ना, दिखाई भी दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है, थोड़ा हिल रहा होगा वो चलता है।
ठीक है, देखो इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमें मिल गया ना, किधर से किधर किधर जा रहा है, 1 से 2 की तरफ, लेकिन इसके पास हमें मैग्नीट्यूड नहीं है। सॉरी, मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है। आई एम सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीट्यूड है, मतलब कितने फोर्स के साथ जा रहा है वो है, लेकिन एक डायरेक्शन चाहिए हमें। डायरेक्शन के लिए पता है हम क्या यूज करते हैं? क्या किसी को पता है हम डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? क्या किसी को पता है? 11th से सीख के आए होंगे, ये यूज करते हैं, तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है आपका यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है। और देखो साइड में लिख लेना, अगर हम किसी यूनिट वेक्टर को खोलते हैं तो वो खुलता है ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए। अगर हमें ए यूनिट वेक्टर को खोलना है तो ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए के फॉर्म में खुलता है। तो अगर मान लो हम इस यूनिट वेक्टर को खोल दें, ठीक है, अब खोलने के लिए क्या करें? वो हटा दो, ये चीज आप याद रख लेना बस, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, ये चीज याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये चीज तो ऐसे ही उतर जाएगी, एफ भी लिखूं क्या? एफ ऑन 1 ड्यू टू 2 के क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर मॉड में, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका? इस बार ये खुल जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर में अपॉन में मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। वेक्टर लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं तो नहीं। देखो एक और हमें यहां से एक बात पता चलती है, अगर आपको याद हो या याद ना भी हो तो भी लिख लेना इधर। देखो अगर कोई चीज ऐसे होती है ना, अगर आपकी कोई चीज ऐसे होती है जैसे ये है, तो ये पता कैसे खुलता है? R1 माइनस R2 की फॉर्म में, R1 माइनस R2 की फॉर्म में खुल जाता है। ये पता है आपको? पता है आपको? भाई मैंने क्या कहा था? R क्या है? R तो छोटे सा वो है ना, R पूरे के लिए है, और R1 माइनस R2 क्या है? उस R के अंदर का है, एक डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए। तो इसकी जगह मैं R भी लिख सकता हूं, और अगर मैं R लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे R लिख दूं तो यार F12 बार बार लिखना जरूरी है क्या? अगर मैं यहाँ पे R लिख दूं तो क्या बचेगा आपके पास? देखो R से R प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? R क्यूब, और डॉट लगा देता हूं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। R1 माइनस R2 ये ऐसे लिख देता हूं, ये लो निकल गया, ये होता है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर आपको F21 निकालना है तो भी आप यही करोगे, बस उसकी जगह 2 और 1 यहां पे लिख दोगे, बाकी सब सेम होगा। देखो एक बार फिर समझाता हूं, क्या किया हमने? कूलम लॉ वही लिया, सबसे पहले मॉड लगा दिया डिस्टेंस पे फॉर बनाएंगे वेक्टर, ठीक है, और क्या करा? R1 माइनस R2 यानी कि R का भी और ज्यादा खोल दिया उसे, ठीक है, R को भी और ज्यादा खोल दिया, एक सर्टेन डायरेक्शन में खोल दिया हमने R1 माइनस R2 में। अब हमने क्या करा कि उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, R को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं था, तो डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर लगाया, और जब हम यूनिट वेक्टर को खोलते हैं तो वो खुलता इस फॉर्म में, ठीक है, खुलता इस फॉर्म में, और ये R के बराबर था, मैंने बताया था आपको, ये R के बराबर था, तो R और R को हमने प्लस कर दिया तो R क्यूब हो गया, और वो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई में ही रह गया, और ये आपका कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकल गया। सिंपल है यार, बहुत इजी है ये चैप्टर आपका, बहुत इजी है, ठीक है, ये निकल गया आपका कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये लिख लो फिर करते हैं। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही मस्त है, क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे, मतलब देखो समझाता हूं। आपने देखा होगा कि ये फोर्स का फॉर्मूला आपके किसी और फोर्स से भी मिलता जुलता है। यस, आप एकदम सही है, ये मिलता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि न्यूटन चचा के फोर्स से, न्यूटन चचा, है ना। देखो कूलम भैया बहुत ही चलाक थे, इन्होंने क्या किया, जब न्यूटन लिख रहा था ना, ठीक है, जब न्यूटन काम कर रहा था तो ये उसके साथ दोस्त बन गए और फिर उसी को धोखा दे दिया, उसी का फॉर्मूला चुरा लिया। देखो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंस क्या है, तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है इन दोनों के लॉ में? सिमिलैरिटीज क्या क्या है? देखो सिमिलैरिटीज, देखो न्यूटन का लॉ, अगर सबसे पहले मैं न्यूटन का लॉ लिख दूं, अगर दोनों के ही लॉ लिख दूं, ठीक है, दोनों के ही लॉ अगर लिखूं तो
कूलम का लॉ कहता है K(Q1)Q2/r², और न्यूटन का लॉ कहता है F=Gm1m2/r²। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या हुई कि दोनों का ही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर से। ठीक है, दोनों की सिमिलैरिटीज ये हुई। डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस तो बहुत सारे, डिफरेंस आपके क्या क्या हो सकता है कि आपके कांस्टेंट अलग है ना, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट अलग है, और वन इज फॉर चार्ज एंड द अदर इज फॉर मासेस, है ना, एक चार्ज के लिए और एक मासेस के लिए। ठीक है, और क्या कह सकते हो, बस इतना ही तो डिफरेंस है ना, कांस्टेंट का डिफरेंस और चार्ज और मास का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपसे यही पूछा आपको पता है कि चार्ज का जो होता है ना, चार्ज इज, या ऐसे लिखो, द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होता है ना, वो मासेस के फोर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब सीबीएसई चिचागा एक फेवरेट क्वेश्चन यहां से निकलता है कि कितना स्ट्रांग होता है। कई बार आपको मतलब गैप में 1 या 2 साल के गैप में आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू या और भी जगह दिख जाएगा कि क्या आपका कूलम लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर उधर तो होते हैं, एक स्ट्रॉन्गर होता है एक कम होता है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्गर होता है। तो अब हम वो करते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम कूलम लॉ और वर्सेस न्यूटन्स लॉ में उन दोनों का निकालेंगे कि कौन ज्यादा भारी है। तो मैंने इसे सही से स्टेबल कर दिया। तो हमें क्या निकालना था कि हम निकालना है हमें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो कुछ मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है जो हमें मदद करेंगी। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू, पी की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू। ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो हमें क्या निकालना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हम रेशियो में लेके चलते हैं। देखो कूलम लॉ को ऊपर रख लो और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को नीचे रख लो। देखो अगर हम मास 1 और मास 2 को इक्वल मान लेते हैं इन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Gm²/r² होता है ना। लेकिन उसका बता दो मैंने क्या किया। और अगर हम इसमें चार्जेस को इक्वल मान ले तो क्या बनेगा, kq²। देखो r² से r² मैंने काट दिया पहले। इतना बेसिक तो चलता है यार, इतना बेसिक तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं समझता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना भी गए गुजरे नहीं। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू सीधा रख देता हूँ 9 × 10⁹ और ब्रैकेट में 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ऐसे ही 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻11 और आपका ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू में 10⁻31 का स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.1 इंटू में 10⁻9, अगर इसको लें तो 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा और उसमें 10⁻19 तो 10⁻38 हो जाएगी, है ना। ऐसे इसके लिए 6.67 इंटू में 10⁻11 और इसमें आप मतलब ऐसे कर लो इसे। ठीक है, इसमें भी आपका वही हिस्सा होगा, 9.1 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 की पावर आपका 62 हो जाएगी। और पावर को एक साथ ले लो। देखो पावर को एक साथ लेंगे तो 9 इंटू में 1.6 है ना, 9 इंटू में 1.6 और पावर को एक साथ लेते हैं तो 10 मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है, तो -38 प्लस का 9 है और प्लस 2 है। ऐसे नीचे वाले के लिए क्या करोगे आप लोग, नीचे वालों के लिए भी वही करोगे, 6.67 इंटू में 9.1 इंटू में 10 -62 प्लस -11 है ना, तो प्लस -11 और आपका +2। चलो करके बताओ ये कैसे होगा, मतलब क्या होगा, चलो करके बताओ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलो करके बताओ, मैं भी करता हूँ। कर लिया, आ गया आंसर। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जब करा हमने तो
9 इंटू 1.6 इंटू में 10 की पावर -27 बचा है ना, और अगर नीचे वाला क्या 6.67 इंटू में 9.1 इंटू में 10 की पावर कितना बचा, -73 71 बचा, 71 ही बचा ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 73 है 71, तो -71 बचा, ठीक है। अब डिवाइड बाय पावर माइनस हो जाती है तो माइनस के लिए दे दो 9.1 -27 माइनस माइनस प्लस 71, तो अब यहाँ बचा नहीं। जब इसको आप कर लोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 10 की पावर 44 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से भी पॉइंट हटा के करोगे ना, तो आपका जब टोटल आंसर आएगा तो वो 4.2 इंटू में 10 की पावर 42 आएगा। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है, तो 10 की पावर 42 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है कौन, कूलम फोर्स, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपसे पूरा मतलब एमसीक्यूज की फॉर्म में आए तो ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है, 4.2, ठीक है। तो ये है आपका सीबीएसई चिचा का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कूलम लॉ वर्सेस न्यूटन लॉ व्हिच इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब कूलम लॉ के बारे में थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को। देखो अब कुछ बातें मैं आपको ओरली बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंस जो अभी हमने कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म करा था उसका सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं, मतलब क्या जरूरत थी। तो वो हमें क्या क्या बताता है कि जो लाइन ज्वाइन है, मतलब जो चार्जेस है वो आपके लाइन पे ही वो होते हैं, ठीक है। चार्जेस इक्वल और अपोजिट होते हैं, आपने देखा ना, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 उसमें हम r1 - r2 ले लेते हैं ना। और एक और चीज़ कि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जोड़ना होता है। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर चार्ज का नेट निकालना है या फिर फोर्स का अगर नेट निकालना है, तो आप क्या करोगे, फोर्स 1 + फोर्स 2 + फोर्स 3 Fn तक, यानी कि आपको अगर फोर्स का नेट निकालना है, किसी भी चीज़ का नेट निकालना है, तो आपको जितना भी है उसको सबको प्लस करना होगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। अब एक और बात कि आपसे लिमिटेशन पूछ ली जाती हैं कूलम लॉ की, ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, इसे हटा दो, ठीक है। लिमिटेशंस आप खुद मुझे सोच के बताओ कि लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है कूलम लॉ। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जितना मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ मैं बहुत पानी पीता हूँ, है, चलो लिखो। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब लिमिटेशंस मैं लिख देता हूँ। देखो ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होती। पहली क्या कि इट एक्ट्स ऑन चार्जेस ओनली, है ना, ये सिर्फ चार्जेस की बात बताते हैं, है ना। और कैसे चार्जेस की बात बताते हैं, जो कि रेस्ट पे हो, ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। चार्जेस की बात करता है, पॉइंट चार्जेस की बात करता है, छोटे चार्जेस की बात करता है, और कैसे, जो कि रेस्ट हो, ये इसकी लिमिटेशंस है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर 2 खत्म होता है। आने वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको ज़रूर देखना है। और बाकी मैंने बायोलॉजी का भी चैप्टर 4, अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो उसका चैप्टर 4 का पार्ट 1 भी आ चुका है। आने वाली वीडियोस में आप आदित्य सर से आप मिल पाएंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए एक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा नहीं, वो एक सरप्राइज़ है, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप देख पाएंगे आने वाले दिनों में, मतलब मेरे से पहले ही देख लोगे। अगर मैं बायो की बात करूँ, हाँ मेरे से पहले ही आपने देख ली होगी, ठीक है, क्योंकि उनसे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो जब तक डालेंगे उससे पहले मेरी आ जाएगी। तो ऐसा चलता रहता है हमारा, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको साइंस से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी पूरी ऐसी होती है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, कमेंट में आपको बता देना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा या आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसको समझाने की आपको फिर से कोशिश करूँगा। और जो भी मैं बोला करूँ वो कमेंट में लिखा करो, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। राधे राधे।